एक आदमी की कहानी सुनो। उसका नाम रखते हैं रवि। रवि एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। पिताजी रिक्शा चलाया करते थे और उसकी माता दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजा करती थी। रवि को याद है जब वो 8 साल का था। उसके जूते फट गए थे, लेकिन उसके पिता के पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसे 3 हफ्तों तक उन्हीं फटे हुए जूतों में स्कूल जाना पड़ा। उस पे हर रोज स्कूल के बच्चे हंसा करते थे। हर रोज एक शर्म और दिल पर एक निशान। रवि बड़ा हुआ, पढ़ा, लिखा, गिरा और उठा, और 32 साल की उम्र में उसके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे। पहली बड़ी कमाई होने पर उसने क्या खरीदा? जूते नहीं, एक बीएमडब्ल्यू। एक बीएमडब्ल्यू जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं थी, जिसकी ईएमआई उसकी इनकम का 40% थी। लेकिन रवि रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू रवि के लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। वो जवाब था। उन 3 हफ्तों का जवाब था। उन बच्चों को जवाब था जो उस पर हंसा करते थे, और उस 8 साल के बच्चे को जवाब था जो अभी भी रवि के अंदर बैठा हुआ है, रोता हुआ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी की जिसे दुनिया सक्सेस समझती है, लेकिन असल में वो एक इंडिविजुअल ट्रैप है। इसका नाम है फैंटम रिच सिंड्रोम। फैंटम रिच सिंड्रोम कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। ये कोई डीएसएम लिस्टेड बीमारी नहीं है, लेकिन ये रियल है, बहुत रियल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है फैंटम लिम्ब पेन। जब किसी की कोई बॉडी पार्ट एम्पुटेट हो जाती है, जैसे हाथ या फिर पैर, तो भी उन्हें उस जगह दर्द होता है जो हाथ है ही नहीं, उसमें दर्द। डॉक्टर इसे कहते हैं फैंटम पेन। ठीक उसी तरह फैंटम रिस्क सिंड्रोम में गरीबी चली जाती है, बैंक अकाउंट भर जाता है, लेकिन गरीबी का दर्द वो नहीं जाता। वो दिमाग में रहता है, वो बिहेवियर में रहता है, वो हर खरीदारी में रहता है। इसीलिए इसका नाम है फैंटम रिच। अमीर, लेकिन फैंटम गरीबी के साथ। इस सिंड्रोम को समझने के लिए हमें 3 लेयर्स को तोड़ना होगा। लेयर नंबर 1, स्कैरिटी माइंडसेट। लेयर नंबर 2, आइडेंटिटी कंपनसेशन। लेयर नंबर 3, सोशल सिग्नलिंग। और फिर चौथी लेयर जो सबसे गहरी है, द इनविजिबल पॉवर्टी। चलो शुरू करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि गरीबी में जीने वाले इंसानों का कॉग्निटिव बैंडविड्थ, यानी कि सोचने की क्षमता, लगातार कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक बड़ा हिस्सा हमेशा एक ही सवाल को सॉल्व करने में लगा रहता है। पैसे कैसे आएंगे? खाना कैसे होगा? किराया कैसे भरेंगे? ये कॉन्स्टेंट स्कैरिटी दिमाग को एक तरीके से रिवायर कर देती है। न्यूरोसाइंस में से कहते हैं स्कैरिटी माइंडसेट। इसके 4 सिम्टम्स होते हैं जो बचपन में ही फॉर्म हो जाते हैं। पहला, हाइपर विजिलेंस। हर चीज में थ्रेड देखना, हर अच्छे वक्त में डर, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, टनल विजन। सिर्फ तुरंत ही देखना, फ्यूचर प्लानिंग नहीं, सिर्फ आज का सर्वाइवल। तीसरा, सेम रिस्पॉन्स। पैसे ना होना इक्वल टू शर्म। एक क्वेश्चन दिमाग में इतनी गहरी होती है कि पैसे आने के बाद भी शर्म कहीं छिपी रहती है। चौथा, स्कैरिटी लूप। दिमाग को लगता है जो है वो परमानेंट नहीं, इसीलिए जब पैसा आता है तो उसे होल्ड करने की बजाय उसे प्रूव करने में लगा देते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो। जब रवि जैसा बच्चा 20-25 साल बाद अमीर बनता है, तो उसका बैंक अकाउंट अपग्रेड होता है, लेकिन इसका अमिगडाला वो नहीं। अमिगडाला वो हिस्सा है जो दिमाग में डर को स्टोर करता है, और उस अमिगडाला में अभी भी स्टोर है फटे हुए जूते की शर्म, खाली थाली का डर। हमारे पास नहीं है कि आवाज। और जब वो बीएमडब्ल्यू के डीलरशिप में खड़ा होता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड कहता है ये लग्जरी है, लेकिन उसका अमिगडाला चिल्ला रहा होता है खरीद ले, साबित कर दे, वरना वो शर्म वापस आएगी। और वो खरीद लेता है। ये वीकनेस नहीं, ये सर्वाइवल इंसाइट है जो गलत डायरेक्शन में चली गई। अब दूसरी लेयर, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी कि तुम खुद को कौन मानते हो। जो लोग गरीबी में बड़े होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही अर्ली एज में एक स्पेसिफिक तरीके से शेप में होता है। वो खुद को देखते हैं, वो जिनके पास नहीं है, वो जो दूसरों से कम है, वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये सिर्फ थॉट नहीं, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, और यह आइडेंटिटी
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हम हमेशा अपनी आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। और जब पैसा आता है तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है। नया बैंक अकाउंट कहता है तुम अमीर हो, पुरानी आइडेंटिटी कहती है नहीं नहीं तुम वही हो। ये कॉन्फ्लिक्ट अनबेरेबल होती है, इसीलिए हमारा दिमाग एक ही सॉल्यूशन निकालता है, आइडेंटिटी कंपनसेशन। मतलब बाहर से इतना अमीर दिखो कि पुरानी वाली आइडेंटिटी को कोई मौका ही ना मिले। इसीलिए हम खरीदते हैं, नहीं रुकते। हर नई लग्जरी एक और लेयर है उस पुरानी आइडेंटिटी को दबाने की। लेकिन यहाँ एक क्रूअल ट्रूथ है, तुम जितना इसे दबाते हो वो उतना ही जोर से ऊपर उठती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हील नहीं होती। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें बचपन से ही एक डार्क रूम में बंद रखा गया। तुम डरते थे अंधेरे से। अब तुम बड़े हो गए, चाहे तुम 100 लाइट से क्यों ना लगा लो, क्या वो डर जाएगा? नहीं, क्योंकि वो डर रूम में नहीं था, वो डर तुम्हारे अंदर था। ठीक उसी तरह से गरीबी की आइडेंटिटी भी बाहरी लग्जरी से नहीं जाती, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तीसरी लेयर और ए लेयर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि इंसान एक स्टेटस सेंसिटिव एनिमल है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है हजारों साल पहले भी जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे वो ट्राइब में रिस्पेक्टेड था, उसकी बात सुनी जाती थी, उसे प्रोटेक्शन मिलता था। जिसके पास नहीं था वो ट्राइब के मार्जिन पर था। और ये इंसेक्ट हमारे डीएनए में भी है। जो लोग गरीबी से आते हैं उन्हें लिटरली में उस मार्जिन को जिया होता है, उन्होंने फील किया होता है। जब टीचर उन्हें सीरियस नहीं लेते, जब रिलेटिव्स उनकी बात काट देते हैं, जब दोस्त उन्हें ट्रिप्स पर नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस नहीं था। और जब पैसा आता है तो उनकी पहले इंस्टिंक्ट होती है स्टेटस सिग्नल करो। साइकोलॉजी इसे कहते हैं कॉन्स्पिशस कंजप्शन, यानी एक ऐसी कंजप्शन जो दिखे, जो अनाउंस करे, जो बोले देखो मैं यहाँ हूँ। इसीलिए वो पर्सन जो पहले सेकंड हैंड कपड़े पहनता था वो अब सिर्फ ब्रांडेड कपड़े खरीदता है। वो जिसने कभी एसी नहीं देखा था वो अब हर रूम में एसी लगाता है, चाहे उसका यूज़ हो अथवा ना हो। वो जो कभी ट्रेन में सफ़र करा करता था अब वो फ्लाइट में जाता है, चाहे 2 घंटे का सफ़र ही क्यों ना हो। ये एक्स्ट्रा वेकेंस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल क्राई है। अब मुझे इग्नोर मत करो, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे सीरियस लो। सबसे दर्दनाक इरोनी यहाँ होती है, जो रियल में वेल्थ बैकग्राउंड से आते हैं वो कभी ये वाला सिग्नल नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी किसी को प्रूव नहीं करना होता। उनकी आइडेंटिटी सिक्योर होती है। एक ओल्ड मनी फैमिली का बेटा सालों पुरानी कार को चला सकता है, प्लेन वाइट शर्ट पहन सकता है, और फिर भी उसे कोई गरीब नहीं समझता, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। लेकिन रवि हर रोज प्रूव करता है खुद को और उस 8 साल के बच्चे को। और अब सबसे गहरी लेयर जिसे मैं कहता हूँ द इनविजिबल पॉवर्टी, ये सबसे क्रूअल पैराडॉक्स है इस सिंड्रोम का। ऐसे लोग दुनिया को देखते हैं अमीर, घर बड़ा, कार है, लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके अंदर एक कांस्टेंट एनाइजिटी चलती रहती है। ये सब छिन जाएगा, मैं जानता हूँ, ये परमानेंट नहीं है, एक दिन लोगों को पता चल ही जाएगा। साइकोलॉजी इसे कहती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। और गरीब बैकग्राउंड से आए सक्सेसफुल लोगों में यह बहुत इंटेंस फॉर्म में होती है। वो हर रोज उठते हैं और फील करते हैं मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। उनकी सक्सेस रियल है, उनका हार्डवर्क भी रियल है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें बिलीव नहीं करने देता। इसीलिए वो और ज़्यादा खरीदते हैं, और ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, और ज़्यादा प्रूव करते हैं। एक एंडलेस लूप। और इस लूप का ट्रेजिक आउटकम क्या होता है? वो फाइनेंशियली रिग्रेस करने लगते हैं। ईएमआई बढ़ती है, सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शो पर इतना खर्च करते हैं कि एक्चुअल वेल्थ कभी बिल्ड ही नहीं होती। और फिर एक दिन वो वापस उसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ से वो भागे थे, और वो खुद से पूछते हैं मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी यहीं पर क्यों हूँ? जवाब सिंपल है, उन्होंने बैंक अकाउंट को फिक्स किया, माइंडसेट को नहीं। अब बात करते हैं असली दुश्मन की। फैंटम रिस्क सिंड्रोम का दुश्मन कोई लग्जरी नहीं है, पैसे खर्च करना नहीं है, अमीर दिखना भी नहीं है। असली दुश्मन है अनहील्ड सेम। वो सेम जो बचपन से एक्सपीरियंस हुई है, वो सेम जो कभी एक्नॉलेज नहीं हुई, वो सेम जिसे कभी किसी ने नहीं बोला।
तुम पहले भी वैल्यूएबल थे, पैसे के बिना भी। ये सेम एक बाउंड है और बाउंड को हील नहीं करते, उस पर बैंडेज लगाते रहते हैं। BMW एक बैंडेज है, ब्रांडेड वॉच एक बैंडेज है, इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स एक बैंडेज है। बैंडेज पेन को टेम्पररी छुपाता है, लेकिन बाउंड को हील नहीं करता। और जब बैंडेज उतरती है तो पेन और ज़्यादा होता है। इसीलिए ये लूप कभी खत्म नहीं होता जब तक बाउंड हील ना हो। तो बाउंड हील कैसे होती है? पहला कदम रिकॉग्नाइजेशन, ये एक्नॉलेज करना कि हाँ, ये मेरे अंदर पैटर्न है। मोस्टली लोग यहीं पर फेल करते हैं क्योंकि रिकॉग्नाइज करना पेनफुल होता है, लेकिन जो दिखता नहीं वो हील नहीं होता। दूसरा कदम है सेपरेशन, अपने बर्थ को अपनी बैज से अलग करना। ये सबसे डिफिकल्ट काम है क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें एक साथ जोड़ा है। लेकिन ट्रुथ ये है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं आती, क्योंकि वो पहले भी थी जब कुछ नहीं था तब भी। तीसरा कदम है इंटेंशनल स्पेंडिंग। हर बड़ी परचेज से पहले एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं इसको किसी को प्रूव करने के लिए खरीद रहा हूँ? अगर जवाब दूसरा है तो रुको, उस फीलिंग को फेस करो, उससे भागो मत। और अगर ये पैटर्न बहुत डीप है तो थेरेपी एक ऑप्शन है। सेम नहीं, स्ट्रेंथ है। रवि की कहानी खत्म नहीं हुई। उसने एक दिन थेरेपी शुरू की। उसने 8 साल के बच्चे से बात की जो उसके अंदर अभी भी बैठा था, और उसने उसे बोला तू वैल्यूबल था, फटे हुए जूतों के साथ भी। और फिर उसने एक दिन उसकी BMW बेच दी। नहीं, इसीलिए नहीं कि लग्जरी चीज़ें गलत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब उसे किसी को प्रूव नहीं करना था। अगर ये वीडियो देखकर लगा यही मैं हूँ, तो ये रिकॉग्नाइज करना तुम्हारी हीलिंग का पहला कदम है।